दोस्तों, आओ करें तैयारी में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप लोग को पता है कि हम घटना चक्र पूर्वावलोकन की टॉपिक वाइज जो है वो सीरीज चला रहे हैं। इस टॉपिक वाइज सीरीज में हम पहले एक टॉपिक को उठाते हैं, उस टॉपिक का हम थ्योरी पार्ट देखते हैं। थ्योरी पार्ट के बाद से हम वहाँ पे दिए हुए क्वेश्चंस की जो है वो प्रैक्टिस करते हैं। इससे क्या होता है, हम पहले थ्योरी कंप्लीट करते हैं, फिर क्वेश्चंस करते हैं, तो इससे हमारा रिविजन हो जाता है, जो हमको एग्जाम में बहुत ही ज्यादा हेल्प करेगा। जो भी प्रीवियस पेपर है वो हमको अच्छी तरीके से प्रिपेयर हो जाएगा। अगर आने वाले टाइम में एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ रहे हैं तो उम्मीद होगी दोस्तों कि वो क्वेश्चन आपसे गलत नहीं होंगे। इसी क्रम में दोस्तों हमने सबसे पहले भारतीय इतिहास को उठाया, क्योंकि ये बहुत ही लेंदी बुक है, इसको एक साथ कंप्लीट करना बहुत बोरिंग हो जाता है, इसलिए हम इसको टॉपिक वाइज कर रहे हैं, जिससे वीडियो जो है वो छोटी बनेगी और इंटरेस्टिंग होगी और पढ़ने में भी अच्छा लगेगा। दोस्तों, इसी क्रम में जो है हमने आधुनिक भारत का इतिहास प्रारंभ किया है। सबसे पहले हम मॉडर्न इंडिया को देख रहे हैं। मॉडर्न इंडिया में भी हमने फर्स्ट चैप्टर इसका देख लिया, यूरोपीय कंपनियों का आगमन। जिन लोगों ने इसकी वीडियो नहीं देखा है, प्लीज वो हमारे प्लेलिस्ट से जाकर के वीडियो को देख सकते हैं। घटना चक्र पूर्वावलोकन के नाम से वहाँ पे प्लेलिस्ट है, वहाँ पे आप जाकर के वीडियो को देख सकते हैं। ये बहुत ही अच्छी वीडियो है। सबसे पहले आप वहाँ के थ्योरी पार्ट को देखेंगे। थ्योरी दोस्तों घटना चक्र से रिलेटेड है, जो मेरे हैंड रिटन नोट्स में है। उसके बाद से हम क्वेश्चंस को प्रैक्टिस के रूप में कराए हुए हैं। आज हम इसी क्रम में अपना सेकंड चैप्टर देखेंगे, ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब। तो दोस्तों उम्मीद है कि डेली ये एक एक चैप्टर आएगा और आप इसको देखेंगे, ये बुक आपकी कंप्लीट भी हो जाएगी और आपको पता भी नहीं चलेगा। दोस्तों, आई होप ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आ रही होगी और आपको ये काफ़ी हेल्प कर रही होगी। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, मेरे वीडियोस को लाइक करिए, ज़्यादा इसको अपने फ्रेंड्स लोगों में शेयर करिए। तो चलिए फिर हम देखना स्टार्ट करते हैं अपने सीरीज को। देखिए, ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब। देखिए, हम देखते हैं यहाँ पे जो ईस्ट इंडिया कंपनी है, हमने पीछे ही देख लिया ईस्ट इंडिया कंपनी ये कब बनी, कब व्यापार करने भारत में आई, भारत में इसके किन किन के साथ इनकी झड़प होती है, उस समय बंगाल का नवाब कौन सा रहता है। ये सारी चीजें हमने अपने पिछले चैप्टर में अपने डिस्कस कर लिया है। यहाँ पे हम क्या देखने वाले हैं कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में व्यापार करने के लिए आई थी, अब वो बंगाल में आकर के क्या कारनामे करती है और अपना किस प्रकार से जो है वो साम्राज्य विस्तार की नीति प्रारंभ करती है ईस्ट इंडिया कंपनी। तो चलिए देखते हैं। इसमें पहला पॉइंट है कि मुगल सम्राट के द्वारा स्वतंत्र रूप से नियुक्त बंगाल का जो अंतिम गवर्नर था वो मुर्शिद कुली खां था। देखिए, मुर्शिद कुली खां जो है ये मुगल सम्राट के द्वारा अंतिम नियुक्त किया हुआ ये अंतिम गवर्नर था। और इसको किसने नियुक्त किया था तो ये भी ध्यान रखिएगा, इसको जो है वो फर्रुख सियर ने जो है इसको नियुक्त किया था, इसको बंगाल का अंतिम गवर्नर बनाया था। मुर्शिद कुली खां के समय में दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली, इसने राजधानी परिवर्तन किया, दूसरा इसने नई भूमि बंदोबस्त व्यवस्था प्रारंभ किया है। तो जो इसने राजधानी परिवर्तन किया है दोस्तों, पहले राजधानी थी ढाका, अब ये ढाका से लेके जाता है मकसूदाबाद, और ये मकसूदाबाद का नाम चेंज करके रख देता है मुर्शिदाबाद। ये ध्यान रखिएगा कि मुर्शिद कुली खां ने राजधानी जो परिवर्तन किया था वो ढाका से लेकर के मुर्शिदाबाद अपनी राजधानी परिवर्तित करता है। दूसरी चीज, इसने जो भूमि बंदोबस्त की नई व्यवस्था लाता है वो है इजारा व्यवस्था। इजारा व्यवस्था का यहाँ पे जो है ये आरंभ करता है मुर्शिद कुली खां। दोस्तों, और एक चीज है, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है कि बंगाल के नवाबों का क्रम बताइए। तो यहाँ पे एक छोटी सी ट्रिक है, अगर इस ट्रिक को आप 4-5 बार पढ़ेंगे तो आपको बंगाल के नवाबों का क्रम याद हो जाएगा। ये ट्रिक है मुसुस असी जा कासिम जा, मुसुस असी जा कासिम जा। ऐसे आप 2-4 बार बोलेंगे तो आपको याद हो जाएगा। मुसुस असी, मुसुस से मुंह से मुर्शिद कुली खां, सू से सुजाउद्दीन, सा से सरफराज, आ से अलीवर्दी खां, सी से सिराजुद्दौला। तो मुसुस असी, मुसुस असी। बाकी ये तो आपको पता ही होगा, जा कासिम जा, मीर जाफर, मीर कासिम, मीर जाफर। ये प्लासी के बाद के हैं और ये प्लासी के पहले की हैं। जो प्लासी का युद्ध होता है इसके पहले की है मुसुस असी, और प्लासी के बाद के हैं जा कासिम जा। ये ट्रिक आप 2-4 बार अगर बोलेंगे, इनका नाम लेंगे तो आपको ये याद हो जाएगा और एग्जाम में आएगा क्रम से लगाने के लिए, तो आप लगा सकते हैं। दोस्तों, अभी हमने यहाँ पे देखा मुर्शिद कुली खां को। अब हम देखते हैं दूसरा जो यहाँ का नवाब है वो है अलीवर्दी खां। तो अलीवर्दी खां जो है यहाँ का नवाब बनता है बंगाल का, और 1740 से लेकर के 1756 तक ये अपना शासन करता है। और ये बहुत दूरगामी व्यक्ति था। इसने जो है यूरोपियों की तुलना मधुमक्खियों से किया है। इसने जो है यूरोपियों को मधुमक्खियां कहा है। क्यों? क्योंकि कहा जाता है, मतलब इसने कहा है कि यदि आप उन्हें न छेड़े, अगर मधुमक्खियों को ना छेड़ा जाए तो वो शहद देंगी, और यदि उन्हें छेड़ा जाए तो वो काट काट कर मार डालेंगी। अगर आप यूरोपियों को नहीं छेड़ेंगे तो वो आपको फायदा ही देंगे, अगर आप उनको छेड़ने की कोशिश करेंगे तो वो आपको समाप्त कर देंगे, इतना काटेंगे, इतना धोएंगे कि आप समाप्त हो जाएंगे। इसी क्रम में जो है ये सुझाव देता है सिराजुद्दौला को कि आपने आने वाले जो भी नवाब हैं वो उससे थोड़ी सी सीख लें, लेकिन सिराजुद्दौला गलती कर बैठते हैं। सिराजुद्दौला के टाइम पे क्या है, मुर्शिद कुली खां के बाद जो है ये बहुत ही योग्य नवाब बनता है सिराजुद्दौला। सिराजुद्दौला जो है वो अलीवर्दी खां के दौहित्र है। दौहित्र मतलब इसकी पुत्री का ये पुत्र है सिराजुद्दौला। ये उत्तराधिकारी बनता है और इसके समय में 3 महत्वपूर्ण घटनाएं होती हैं। पहली तो ब्लैक होल की घटना होती है, दूसरी अलीनगर की संधि होती है, तीसरा होता है प्लासी की लड़ाई। देखिए, जो ब्लैक होल की घटना होती है इसका डेट याद करिएगा, 20 जून 1756 को ये घटना होती है। इसमें होता क्या है कि एक छोटे से कमरे में
सिराजुद्दौला क्या करता है, कुछ अंग्रेजों को भर देता है। आई थिंक 146 के अराउंड वहाँ पे अंग्रेज हैं, उनको भर दिया जाता है एक छोटे से कमरे में, और उसमें दम घुटने की वजह से बहुत लोगों की डेथ हो जाती है, उसमें से कुछ ही जिंदा बचते हैं। और इसी घटना का जो जिक्र किया है वो जे.जेड हॉलवेल ने किया है ब्लैक होल की घटना के नाम से। और दूसरी होती है अलीनगर की संधि होती है सिराजुद्दौला में। और थर्ड जो महत्वपूर्ण होती है वो होती है प्लासी की लड़ाई। तो प्लासी की जो लड़ाई होती है वो 23 जून 1757 को होती है, और ये अंग्रेजी सेना और नवाब के बीच होती है। अंग्रेजी सेना का जो नेतृत्व कर रहा था वो रॉबर्ट क्लाइव कर रहा था, और नवाब की तरफ से जो सेनापति था वो था मीर जाफर। ये भी ध्यान रखिएगा, मीर जाफर सेना का नेतृत्व कर रहा था, सेनापति था, और मीर जाफर ही यहाँ पे धोखा कर देता है। इसके धोखा करने की वजह से जो है सिराजुद्दौला की हार हो जाती है, और प्लासी की लड़ाई में जो है सिराजुद्दौला विजयी नहीं होता है, मतलब वो हार जाता है। तो यहाँ पे याद रखिएगा, ये जो प्लासी की लड़ाई है, पहली चीज तो प्लासी कहाँ पे है, तो ये वेस्ट बंगाल का जगह है, वहाँ पे नदिया जिला में है ये, और ये भागीरथी नदी के किनारे बसा हुआ है प्लासी। प्लासी के युद्ध में क्या होता है, रॉबर्ट क्लाइव विजयी होता है, और भारत में जो है वो ब्रिटिश प्रभुत्व की नींव रखता है रॉबर्ट क्लाइव। ये ध्यान रखिएगा, प्लासी की जो युद्ध है ना, ये भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व की नींव स्थापित कर देता है। रॉबर्ट क्लाइव के समय में कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं, देख लेते हैं इससे संबंधित। पहली चीज तो रॉबर्ट क्लाइव 2 बार गवर्नर बनकर भारत में आता है। पहला ये गवर्नर जो है वो 1757 से लेकर 1760 के तक रहता है, दूसरा गवर्नर बनता है 1765 से लेकर 1767 में। तो पहला तो हमने देख लिया, जो प्लासी की लड़ाई होती है रॉबर्ट क्लाइव के टाइम पे ही होती है। और दूसरी जो महत्वपूर्ण लड़ाई है आगे हम देखेंगे वो है बक्सर का युद्ध। तो बक्सर का जो युद्ध है दोस्तों, उसमें जो है रॉबर्ट क्लाइव नहीं होता है, परंतु जो बक्सर के युद्ध में संधि होती है उसका नाम है इलाहाबाद की संधि। तो इलाहाबाद की संधि के टाइम में जो है रॉबर्ट क्लाइव वापस इंडिया में आ जाता है, और रॉबर्ट क्लाइव के समय में ही जो है महत्वपूर्ण श्वेत विद्रोह होता है। और रॉबर्ट क्लाइव के टाइम में ही जो है बंगाल में एक सफलतापूर्वक लुटेरा राज्य की स्थापना होती है रॉबर्ट क्लाइव में। और रॉबर्ट क्लाइव के बारे में एक महत्वपूर्ण कथन है कि वह स्वर्ग से उत्पन्न सेना नायक था। तो इसको ये किसने कहा है वो स्वर्ग से उत्पन्न सेना नायक था, तो ये विलियम पिट ने जो है रॉबर्ट क्लाइव के बारे में कहा है। हमने यहाँ पे देख लिया इलाहाबाद की संधि जो बक्सर के युद्ध के बाद होती है रॉबर्ट क्लाइव में। ये 2 संधियां यहाँ पे होती है, एक तो अवध के नवाब के साथ होती है जो है शुजाउद्दौला, और दूसरी जो मुगल बादशाह है शाह आलम द्वितीय, इसके साथ ही संधियां करता है रॉबर्ट क्लाइव। देखिए अब यहाँ पे हमने देखा सिराजुद्दौला। सिराजुद्दौला के बाद जो एक महत्वपूर्ण नवाब है वो है मीर कासिम। बक्सर का युद्ध मीर कासिम के समय में ही हुआ है। मीर कासिम का जो टाइम पीरियड है वो 1760 से लेकर 1763 के बीच में है। मीर कासिम जो है नवाब बनने से पहले पूर्णिया तथा रंगपुर में फौजदार रह चुका है, और ये भी राजधानी परिवर्तन करता है मुर्शिदाबाद से मुंगेर। देखिए अभी हमने सबसे पहले देखा, सबसे पहले कौन राजधानी परिवर्तन कर रहा था, तो आपको याद होना चाहिए सबसे पहले मुर्शिद कुली खान ने किया था। सबसे पहले जो है दोस्तों वो मुर्शिद कुली खान ने राजधानी परिवर्तन किया था, और उसके बाद से मीर कासिम राजधानी परिवर्तन कर रहा है, मुर्शिदाबाद से मुंगेर राजधानी ले जा रहा है। मुंगेर एक नया शहर बसाता है, और ये दूर थोड़ा ले जाके बसाता है जिससे ये अंग्रेजों का हस्तक्षेप कम हो सके। इस वजह से ये थोड़ा कलकत्ता से दूर जाकर के मुंगेर में अपनी राजधानी बनाता है। और ये जो मीर कासिम है ये बहुत ही योग्य व्यक्ति था। इसने क्या किया था कि सेना का जो गठन किया था वो यूरोपीय पद्धति पे करने का निश्चय किया था, कि अपनी जो सेना, इसने भाप लिया था कि हमारी कमजोरियां क्या है, क्यों हम अंग्रेजों से हार रहे हैं। तो इसने देखा कि सबसे पहली चीज तो जो हमारी सेना है उनका गठन बहुत पुराने तरीके से हुआ है, उनको अगर हम यूरोपीय पद्धति से उनका गठन करेंगे तो निश्चित ही हम युद्ध जीत जाएंगे, बट इसको इतना टाइम नहीं मिलता है कि ये पूरी तरीके से अपनी नीतियों को पालन करके उस पर जीत सके। और दूसरी चीज क्या करता है, मुंगेर में ही एक तोपखाना और एक मैच लॉक गन बनाने की एक व्यवस्था प्रारंभ करता है। जो आधुनिक तरीके की तोपें होती हैं और जो मैच लॉक गन बनाया जाता था, इसकी बनाने की जो व्यवस्था करता है मुंगेर में ही करता है। और मीर कासिम के समय में ही जो सबसे महत्वपूर्ण घटना है वो है बक्सर का युद्ध होता है। दोस्तों बक्सर के युद्ध ने पूरी तरीके से बंगाल को बदल दिया, और अंग्रेजों का भी जो रुख था वो पूरी तरीके से बदल गया। तो ये जो घटना है बक्सर का युद्ध, ये होता है 22 अक्टूबर 1764 को। ध्यान रखिएगा 22 अक्टूबर 1764 को घटना है। प्लासी कब हुई है, यहाँ पे रिवीजन करते जाइएगा, प्लासी कब हुआ है आप कमेंट में बताइएगा, प्लासी कब घटित हुआ है। और बक्सर का युद्ध जो है वो 22 अक्टूबर 1764 को होता है। यहाँ पे जो अंग्रेजों के नेतृत्व कर रहे थे अब वो कर रहा था हेक्टर मुनरो, और जो इस युद्ध में एक 3 लोगों का त्रिगुट लड़ रहा था। एक तो था मीर कासिम जो बंगाल का नवाब था मीर कासिम, और शुजाउद्दौला ये अवध का नवाब था शुजाउद्दौला, और शाह आलम द्वितीय ये मुगल बादशाह था। ये तीनों मिल करके इसमें अंग्रेजों का सामना करते हैं, और यहाँ पे ये तीनों की जो टुकड़ी होती है वो हार जाती है, और अंततः जो है अंग्रेजों की जीत हो जाती है। और अंग्रेजों की जीत होने के बाद से नक्शा जो है पूरी तरीके से बदल जाता है भारत का। और देखिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि जब बक्सर का युद्ध हुआ था उस समय बंगाल का गवर्नर कौन था, तो बंगाल का गवर्नर जो था वो वेंसी टाट था। ये ध्यान रखिएगा वेंसी टाट के समय में हुआ है। ये जो बक्सर का युद्ध होता है दोस्तों ये निर्णायक युद्ध था। ये इससे यह साबित हो गया कि अब अंग्रेजों को चुनौती देने वाली कोई दूसरी शक्ति नहीं है। अब अंग्रेजों का अपना अधिकार है, उनको कोई चुनौती देने वाला नहीं है।
और इस युद्ध में जो है जो ये युद्ध हुआ बक्सर का युद्ध, इससे जो इलाहाबाद तक का प्रदेश था वो अंग्रेजों के अधिकार में आ गया और जो दिल्ली विजय का मार्ग था वो अंग्रेजों के लिए खुल गया। तो इससे एक बहुत बड़ा रास्ता क्लियर हो गया कि अंग्रेज अब डायरेक्ट दिल्ली पर पहुंच जाएंगे। दोस्तों, बक्सर के युद्ध का परिणाम इलाहाबाद की संधि होती है। इस संधि में जो है एक नवाब के साथ संधि होती है। नवाब उस समय कौन था? शाह आलम द्वितीय। ये संधि कौन करता है? तो हमने देखा है क्लाइव के टाइम पे जो है ये संधि की जाती है। क्लाइव यहाँ पे आता है। इस संधि में होता क्या है कि जो शाह आलम है उसको अब अंग्रेजी संरक्षण में ले लिया जाता है और उसको इलाहाबाद में कैद कर दिया जाता है, इलाहाबाद में रख दिया जाता है। और इलाहाबाद तथा कड़ा, ये जो क्षेत्र थे जो अवध के नवाब से छीना गया था, अब ये जो है शाह आलम द्वितीय को दे दिया जाता है। और यहाँ पे शाह आलम द्वितीय को जो है उसकी आंखें फोड़ करके उसको अंधा भी बना दिया जाता है। दूसरा पॉइंट क्या है यहाँ पे कि 12 अगस्त 1765 को फरमान जारी कर मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा, ध्यान रखिएगा, बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी जो है स्थायी रूप से दे दी गई। अब यहाँ पे जो उस समय मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय, उससे साइन करवा लिया जाता है और बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी जो है कंपनी अपने हाथ में ले लेती है। और इसके बदले में कंपनी ने जो है वो 26 लाख रुपए वार्षिक पेंशन देने की बात करती है सम्राट को। नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग देखते हैं, अब बक्सर के युद्ध के बाद ही जो है बंगाल में द्वैत शासन व्यवस्था की शुरुआत होती है। रॉबर्ट क्लाइव के समय में ही, ध्यान रखिएगा, क्लाइव इसका जन्मदाता है। यहाँ पे द्वैत शासन प्रणाली की शुरुआत होती है और कंपनी ने दीवानी कार्य के लिए यहाँ पे 2 उप दीवान नियुक्त करती है। कंपनी अपने दीवानी कार्य को पूरा करने के लिए 2 उप दीवान करती है। पहला बंगाल में जो दीवान नियुक्त होते हैं उनका नाम है मोहम्मद रजा खान। मोहम्मद रजा खान को बंगाल में नियुक्त करती है और बिहार में जो अपना दीवान नियुक्त करती है वो राजा शिताब राय को जो है बिहार में अपना दीवान नियुक्त करती है कंपनी अपने राजस्व वसूली के लिए। और इसी समय 1803 में अब क्या होता है, 1803 में दिल्ली पर जो है अंग्रेजों ने अधिकार कर लिया। उस समय वहां का बादशाह कौन था? तो शाह आलम द्वितीय। ध्यान रखिएगा, शाह आलम द्वितीय के समय में 1803 में जो है कंपनी ने जो है अंग्रेजों ने जो है वो दिल्ली पर अधिकार जमा लिया है। और शाह आलम द्वितीय के 2 उत्तराधिकारी जो हुए उसके बाद से, एक तो हुआ अकबर द्वितीय और एक हुआ बहादुर शाह द्वितीय। इन दोनों ने जो है वो कंपनी के पेंशन भोगी बनकर ही रह गए, ये दोनों ही। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं, अब कंपनी को देखिए, अब कंपनी को बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी मिल चुकी है। अब कंपनी अपना विस्तार करेगी। इसी क्रम में होता क्या है कि 1765 में ही खासी विद्रोह होता है। जो खासी जनजाति है उसका विद्रोह हो जाता है। विद्रोह का कारण क्या है कि जो अंग्रेज थे वो 1765 में क्या करते हैं, सिलहट की दीवानी उनको जब प्राप्त हो जाती है, उसके बाद से बर्मा का युद्ध होता है। और बर्मा के युद्ध के बाद जो स्कॉट है उसके द्वारा सिलहट को जयंतिया, देखिए सिलहट को जयंतिया तथा गारो पहाड़ी क्षेत्रों से जोड़ने के लिए एक सड़क निर्माण की व्यवस्था की जाती है। सड़क निर्माण किया जाता है और उसी सड़क निर्माण में जो है खासी लोगों को जबरन नियुक्त किया जाता है मजदूरी करने के लिए। इसी के विरोध में जो है वहाँ की खासी जनजातियों ने विरोध कर दिया और उसके जो नेता थे वो थे तीरथ सिंह। तो तीरथ सिंह के नेतृत्व में जो है खासी विद्रोह होता है। और ये टाइम पीरियड कब है? तो 1829-30 में विद्रोह प्रारंभ होता है, 1833 तक ये विद्रोह रहता है। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं के एम पणिक्कर। के एम पणिक्कर जो है इतिहासकार हैं, उन्होंने जो है 1765 से लेकर के 1722 तक, 1765 से लेकर 1722 तक के जो कंपनी के शासन है उसको बंगाल में डाकुओं का राज की संज्ञा दिया है। तो डाकुओं में राज की संज्ञा किसने दिया? तो के एम पणिक्कर ने दिया है। किस टाइम पीरियड को दिया? तो 1765 से लेकर के 1772 तक दिया है। तो दोस्तों ये था हमारा नोट्स था जिसको हमने देख लिया। दोस्तों ऊपर को आया था कि जो खासी जनजातियों का विद्रोह हुआ था, इसमें एक रीजन था कि अंग्रेजों ने बर्मा विजय कर लिया था। तो हम यहाँ पे थोड़ा सा देख लेते हैं आंग्ल वर्मा युद्ध के बारे में। इसको हम आगे डिस्कस तो करेंगे परंतु आज थोड़ा सा देख लेते हैं। देखिए जो आंग्ल वर्मा युद्ध हुआ, टोटल ये 3 युद्ध हुए हैं। पहला जो युद्ध हुआ है दोस्तों वो हुआ है 1824 से लेकर के 1826 के बीच में ये युद्ध होता है। और उस समय जो अंग्रेजी गवर्नर था वो था लॉर्ड एमहर्स्ट। तो ये लॉर्ड एमहर्स्ट के समय में जो है ये युद्ध होता है। और इसमें जो संधि होती है, ध्यान रखिएगा ये संधि इंपॉर्टेंट है, इसमें जो है ये यांडबू की संधि होती है। ध्यान रखिएगा इसमें जो है ये यांडबू की संधि होती है बंगाल, अरे सॉरी, ये बर्मा युद्ध के समय में ही। और देखिए जो दूसरा युद्ध होता है, जो सेकेंड युद्ध होता है, वो 1852 से लेकर के 1853 के बीच में होता है। और इस समय जो गवर्नर था वो था डलहौजी। तो ध्यान रखिएगा ये डलहौजी के टाइम में होता है। डलहौजी की विस्तारवादी नीति कारण से ये होता है। और इसमें जो है बर्मा के कुछ हिस्से को अपने में मिला लिया जाता है। यहाँ पे बर्मा जो है वो पराजित हो जाता है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद से जो थर्ड युद्ध होता है, आंग्ल बर्मा युद्ध, ये होता है दोस्तों 1885 में। 1885 में थर्ड बर्मा युद्ध होता है। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि ये युद्ध जो होता है इसमें पूरे बर्मा का विलय कर लिया जाता है। तो इसमें पूरे बर्मा को अंग्रेजी राज्य में मिला लिया जाता है। इस समय गवर्नर कौन था? तो ध्यान रखिएगा इस समय जो गवर्नर था वो था डफरिन। 85 इसी समय कांग्रेस बन रही है, इसी समय जो है डफरिन के समय में जो है बर्मा का विलय कर लिया जाता है। तो चलिए दोस्तों अब हम प्रश्नों को देखना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन एक मुगल सम्राट द्वारा नियुक्त बंगाल का अंतिम गवर्नर था? तो अंतिम गवर्नर कौन था? तो अभी हमने देखा मुर्शिद कुली खां, सही जवाब इसका बी हो जाएगा। और ये किसके समय में नियुक्त था? तो ये फर्रुख सियर के द्वारा इसको जो है नियुक्त किया गया था।
नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, सेकंड नंबर क्वेश्चन, मुगल बादशाह द्वारा नियुक्त बंगाल का अंतिम सूबेदार कौन था? वही सूबेदार, सेम चीज, मुर्शिद कुली खां। नेक्स्ट है यहाँ पे, कौन सा युद्ध था जिसने भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व को प्रारंभ किया? तो ब्रिटिश प्रभुत्व को प्रारंभ किसने किया था? तो प्लासी के युद्ध में हुआ था। प्लासी युद्ध कब हुआ था? तो ये ध्यान रखिएगा, 23 जून 1757 की ये घटना है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, इंग्लैंड की ईस्ट इंडिया कंपनी की भारत में प्रथम निर्णायक सैन्य सफलता मानी जाती है। तो प्रथम निर्णायक सैन्य सफलता क्या थी? तो प्लासी का युद्ध था। सही जवाब इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया था? सेम 1757 में, 23 जून 1757 को युद्ध लड़ा गया था। नेक्स्ट है, सिराजुद्दौला लॉर्ड क्लाइव द्वारा परास्त हुआ था। तो जो सिराजुद्दौला को लॉर्ड क्लाइव था जो नेतृत्व कर रहा था, कौन से युद्ध में? तो प्लासी के युद्ध में। सही जवाब हो जाएगा प्लासी का युद्ध। नेक्स्ट है, भारतवर्ष में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो भारतवर्ष में जो ब्रिटिश साम्राज्य की स्थापना किया था, किसने किया था? तो रॉबर्ट क्लाइव ने किया था, और इसी ने ही बंगाल में द्वैध शासन प्रणाली की स्थापना किया था, ये भी ध्यान रखिएगा। सही जवाब सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसे स्वर्ग से उत्पन्न सेना नायक कहा गया है? तो स्वर्ग से उत्पन्न सेना नायक किसे कहा गया है? तो रॉबर्ट क्लाइव को कहा गया। सही जवाब बी हो जाएगा। और ये किसने कहा है? तो ये ध्यान रखिएगा, ये विलियम पिट ने कहा है। तो विलियम पिट ने जो है रॉबर्ट क्लाइव को स्वर्ग से उत्पन्न सेना नायक की संज्ञा दिया है। नेक्स्ट है, प्लासी का युद्ध मैदान कहाँ पे स्थित है? तो प्लासी का युद्ध कहाँ पे स्थित है? तो ये स्थित है पश्चिम बंगाल में। सही जवाब डी हो जाएगा। पश्चिम बंगाल के जो नदिया जिला है वहां पे स्थित है। कौन सी नदी के किनारे स्थित है? तो ये भी ध्यान रखिएगा, भागीरथी नदी के किनारे ये स्थित है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, निम्नलिखित में से किसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित किया था? तो मुर्शिदाबाद से मुंगेर की कौन लेकर के गया था? तो मीर कासिम लेके गया था। सही जवाब होगा डी हो जाएगा। देखिए, सबसे पहले जो राजधानी परिवर्तन किया था वो किसने किया था? तो सबसे पहले राजधानी परिवर्तन मुर्शिद कुली खां ने किया था। तो ध्यान रखिएगा, मुर्शिद कुली खां ने किया था। और मुर्शिद कुली खां राजधानी कहाँ पे लेके कहाँ गया था? तो ये भी ध्यान रखिएगा, ये ढाका से मुर्शिदाबाद ले गया था। ढाका से जो है वो मुर्शिदाबाद लेकर के जाता है, और मुर्शिदाबाद से मुंगेर कौन लेकर के जा रहा है? तो मीर कासिम लेकर के जा रहा है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, सबसे अधिक निर्णायक युद्ध जिसने अंग्रेजों के भारत में प्रभुत्व को स्थापित किया, तो कौन सा अधिक निर्णायक युद्ध था? तो वो था बक्सर का युद्ध। सही जवाब ए हो जाएगा, बक्सर का युद्ध था। कब हुआ था ये? तो ध्यान रखिएगा, 22 अक्टूबर 1764 का ये युद्ध हुआ था, बक्सर का युद्ध। ये किसके नेतृत्व में था? तो यहाँ पे हेक्टर मुनरो नेतृत्व कर रहा था युद्ध का। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा लड़े गए निम्नलिखित युद्धों में से कौन सा सर्वाधिक निर्णायक था? सर्वाधिक निर्णायक बक्सर की लड़ाई थी, ए इसका सही जवाब हो जाएगा। बक्सर की लड़ाई से ही जो कंपनी को बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी प्राप्त हो जाती है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध भारत में अंग्रेजों के आधिपत्य की स्थापना की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण समझा जाता है? तो ये है बक्सर का युद्ध, रिपीटेड क्वेश्चन है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, बक्सर के युद्ध के समय दिल्ली का शासक कौन था? तो उस समय दिल्ली का शासक कौन था? तो शाह आलम द्वितीय था। इसी के समय जो है इलाहाबाद की संधि होती है, कौन करता है? तो रॉबर्ट क्लाइव करता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, बक्सर की लड़ाई के समय बंगाल का नवाब कौन था? बताइए, बंगाल का नवाब कौन था? तो बंगाल का जो उस समय नवाब था वो मीर जाफर था। सही जवाब बी हो जाएगा, बंगाल का नवाब मीर जाफर था। और इस समय जो अंग्रेजी गवर्नर था वो कौन था? आप कमेंट में बताइएगा, अंग्रेजी गवर्नर कौन था बक्सर की लड़ाई के टाइम समय। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, निम्नलिखित में से किस एक शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रदान किया था? दीवानी का अधिकार किसने दिया था? शाह आलम द्वितीय ने दिया था। कहाँ की दिया था? तो बंगाल, बिहार और उड़ीसा, तीनों की दीवानी जो है कंपनी को प्राप्त हो जाती है। 1765 में ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल की दीवानी किसने प्रदान किया था? तो 1765 बक्सर की युद्ध है। कौन देगा? मुगल सम्राट देगा। मुगल सम्राट कौन है? तो शाह आलम द्वितीय है। नेक्स्ट देखते हैं 18 नंबर क्वेश्चन, किस गवर्नर के कार्यकाल में ईस्ट इंडिया कंपनी को शाह आलम द्वितीय द्वारा बंगाल, बिहार, उड़ीसा, वही सेम क्वेश्चन। देखिए, बस आप देख रहे हैं ना, क्वेश्चन का बस भाषा चेंज कर रहा है, बाकी उत्तर सबका एक ही है, रॉबर्ट क्लाइव। तो रॉबर्ट क्लाइव को यह अधिकार मिलता है। रॉबर्ट क्लाइव के समय में जो है ये संधि होती है, इलाहाबाद की द्वितीय संधि जो करता है शाह आलम द्वितीय के साथ। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी प्रदान किया था। तो ये कब किया था? तो 12 अगस्त 1765 को। ध्यान रखिएगा, ये डेट 12 अगस्त 1765 को किया था। नेक्स्ट देखते हैं, इलाहाबाद की संधि के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उप दीवान किसे नियुक्त किया था? तभी हमने पीछे देखा कि 2 उप दीवान की नियुक्ति करता है, 2 उप दीवान बनाए जाते हैं। एक तो हमने देखा कि जो बंगाल का दीवान बनाया जा रहा है, बंगाल का दीवान तो बनाया जा रहा है किसको? मोहम्मद रजा खां को। और जो बिहार का नवाब बन रहा है वो शिताब राय बन रहे हैं। तो यहाँ पे पूछ रहा मुर्शिदाबाद जो बंगाल में है, तो वहाँ का दीवान कौन होगा? तो मोहम्मद रजा खां को बनाया जा रहा है। इसका जो है सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, 21 नंबर है, 1765 ईस्वी में दीवानी प्रदान किए जाने के बाद ब्रिटिश सबसे पहले निम्नलिखित में से किस पर्वतीय जनजाति के संपर्क में आए? तो किसके संपर्क में आए थे? तो खासी के। इस खासी विद्रोह भी होता है। सही जवाब जो है वो बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 22 नंबर क्वेश्चन, अवध सल्तनत के हिंदू नायब वजीर के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो सही है? अवध सल्तनत के बारे में पूछ रहा है।
तो राजा टिकैत राय जो थे वो अवध नवाब जो थे आसफुद्दौला उसके अर्थ मंत्री थे। तो बिल्कुल सही है, अर्थ मंत्री या उनके दीवान थे ये। और अवध के नवाबों के राज्य में सामान्यतः कतिपय हिंदू जातियों के लोगों को उच्च स्थान प्राप्त था। तो बिल्कुल करेक्ट है, अवध के नवाबों के समय में जो हिंदू जातियां थी उनको उच्च स्थान प्राप्त था उनके दरबार में। तो यहाँ पे दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है, इसका जो सही जवाब होगा वो सी हो जाएगा। देखिए ये आरओ में पूछा हुआ क्वेश्चन था। नेक्स्ट है क्वेश्चन, 18वें शतक में भारत में लड़े गए युद्धों का निम्नलिखित में से सही कालक्रम कौन सा है। तो यहाँ पे देख लेते हैं हम लोग कालक्रम क्या है। देखिए यहाँ पे जो सही जवाब होगा वो बी होगा। सबसे पहले अंबर का युद्ध होता है। अंबर का युद्ध कब होता है तो ध्यान रखिएगा 1749 में जो है अंबर का युद्ध होता है। उसके बाद प्लासी का युद्ध होता है 1757 में। उसके बाद से वांडीवास का युद्ध होता है 1760 में, वांडीवास की लड़ाई होती है। फिर बक्सर का युद्ध होता है 1764 में। तो यहाँ पे जो क्रम होगा वो बी वाला सही है, तो सही जवाब इसका बी होगा। नेक्स्ट है यहाँ पे, उस फ्रांसीसी सेनापति का नाम बताइए जो 1760 के वांडीवास के युद्ध में पराजित हुआ था। तो किसके समय में हुआ था तो वांडीवास के समय में कौन था फ्रांसीसी सेनापति, तो काउंट डी लाली था। तो सही जवाब इसका जो है ये हो जाएगा, काउंट डी लाली था। और अंग्रेजों का नेतृत्व कौन कर रहा था तो आयरकूट कर रहे थे। तो आयरकूट ने जो है काउंट डी लाली को पराजित किया था। नेक्स्ट है, वांडीवास का युद्ध जो था 1760 में हुआ था और किस यहाँ पे देख लेते हैं। तो जो ब्रिटिश थे वो फ्रेंच को हराते थे। इसका जो सही जवाब होगा वो सी हो जाएगा, फ्रेंच को हराते हैं इसमें। नेक्स्ट है, 1760 का प्रसिद्ध वांडीवास का युद्ध अंग्रेजों द्वारा किसके खिलाफ लड़ा गया था। तो अंग्रेजों ने फ्रांस के खिलाफ लड़ा था। तो इसका सही जवाब होगा। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है। तो यहाँ पे देखिए बक्सर का युद्ध कब होता है 1764 में होता है, 1764 में होता है। और यहाँ पे देखिए मीर जाफर के विरुद्ध मीर क्लाइव का नहीं होता, बल्कि यहाँ पे अंग्रेजों की तरफ से कौन लड़ता है, हेक्टर मुनरो लड़ रहा होता है। और इसमें जो है वो उस समय जो नवाब था अवध का नवाब सुजाउद्दौला और जो बंगाल का नवाब था मीर कासिम और जो मुगल बादशाह था शाह आलम द्वितीय, इन तीनों ने जो है मिल करके अंग्रेजों के खिलाफ लड़ा था, जिसमें जो है इन तीनों की हार हो जाती है। नेक्स्ट है वांडीवास का युद्ध। वांडीवास का युद्ध कब होता है तो ये 1760 में होता है और ये फ्रांसीसी के विरुद्ध जो है ईस्ट इंडिया कंपनी का लड़ाई होती है। तो ये बिल्कुल करेक्ट है, ये सही सुमेलित है। नेक्स्ट है इसमें चिलियावाला का युद्ध। देखिए जो चिलियावाला का युद्ध है ये आंग्ल और सिख युद्ध का परिणाम है। ये द्वितीय जो सेकेंड जो आंग्ल और सिख युद्ध हुआ है उसमें होता है ये 1849 में। और इसमें जो है सिख जो है वो हार जाते हैं। ये पंजाब में एक जगह है चिलियावाला, वहीं पे ये युद्ध होता है, इसलिए इसको चिलियावाला का युद्ध कहा जाता है। नेक्स्ट है खुर्दा का युद्ध। देखिए जो खुर्दा का युद्ध है ये कब होता है तो ये युद्ध होता है 1795 में, 1795 में होता है। और ये जो हैदराबाद का निजाम था और उसके साथ मराठों के साथ होता है। ध्यान रखिएगा, हैदराबाद के निजाम होते हैं उनका मराठों के साथ युद्ध होता है, ना कि ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ होता है। और इसमें जो है निजाम की हार हो जाती है। तो दोस्तों ये था क्वेश्चन, जो 27 क्वेश्चन थे जिसके हमने प्रैक्टिस कर लिया। अब हम उन्हें मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। अगर आपको वीडियोस पसंद आ रही है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, मेरे वीडियोस को लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड लोगों में शेयर करिए। और देखने के लिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।